Hello everyone and welcome to Panisha. Today we are going to start with a new series and that is the government schemes in news. तो गवर्नमेंट स्कीम्स यानी कि सरकार की बनाई गई योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ पे भी जनरल स्टडीज का आपके पास ऑप्शन होता है वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो वी आर गोइंग टू कवर द गवर्नमेंट स्कीम्स मिनिस्ट्री वाइज एंड मिनिस्ट्री वाइज हम जब कवर करेंगे तो उस मिनिस्ट्री की क्या विजन है, क्या पॉलिसी है और किस बेसिस पे वो स्कीम्स बना रही है उसको भी हम अच्छे से जानेंगे। आज हम कवर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स बनाती है ऑब्वियसली बिकॉज उस मिनिस्ट्री का काम यही है कि देश के अंदर एजुकेशन को स्प्रेड करना राइट बिगिनिंग फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड केयर टू द लेटर स्टेजेस दैट इज द हायर एजुकेशन और उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी। तो इसका मतलब हम एमएचआरडी की स्कीम्स को पढ़ेंगे और एमएचआरडी के दो डिपार्टमेंट होते हैं। तो हर एक मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, सो दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ दैट मिनिस्ट्री। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी एक है और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एक है। सो स्कूल एजुकेशन लिटरेसी एंड हायर एजुकेशन दीज आर द टू डिपार्टमेंट्स इन द एमएचआरडी और इनके अंदर आने वाली सभी स्कीम्स को हमने तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दिस इज स्कूल एजुकेशन रिलेटेड, तो स्कूल की एजुकेशन राइट फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन टू सेकेंडरी एजुकेशन टू द सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन अप टू 12th स्टैंडर्ड। फिर हम देखेंगे हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ स्कीम्स। तो आप जब +2 के बाद कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे कौन सी स्कीम्स एप्लीकेबल हैं हम उसे स्टडी करेंगे। एंड फाइनली वी विल सी द आईसीटी एंड डिजिटल एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो है वो एजुकेशन को डिस्टर्ब कर रहा है बहुत अच्छी तरह से और इस वजह से क्या हो रहा है कि आईसीटी डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन दिस हैज बिकम अ होल न्यू वर्टिकल इन इटसेल्फ। अपने आप में ये एक अलग से वर्टिकल बन के उभर के आया है और इसके लिए कई सारी स्कीम्स एमएचआरडी ने निकाली। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम अपने क्लासिफिकेशन अप्रोच में चलते हैं और पहले पढ़ते हैं स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स। और ध्यान रखिएगा हम वो स्कीम्स मेजरली कवर करेंगे जो आफ्टर 2014 न्यूज में रही हैं, करंट अफेयर्स में रही हैं। वी विल नॉट बी गोइंग इनटू द पास्ट हिस्टोरिकल स्कीम्स इन दिस वीडियो सीरीज। सो मैं ये पहले ही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जिस स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे वो है अम्ब्रेला स्कीम। सो जनरली क्या होता है कि अगर किसी इशू से रिलेटेड कोई स्कीम बनाई जाती है तो सबसे पहले उसमें एक मिशन बनाया जाता है, ठीक है, और उस मिशन के अंदर कुछ स्कीम्स बनाई जाती हैं और उनमें से भी सबसे बड़ी स्कीम जो होती है वो अम्ब्रेला स्कीम होती है विच हैज सेवरल सब कैटेगराइजेशन सब स्कीम्स जो अलग अलग टारगेट ग्रुप्स के लिए बनाई जाती है। तो वैसा ही स्कूल एजुकेशन रिलेटेड में भी है। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स को कंसोलिडेट किया गया है एक सिंपल अम्ब्रेला स्कीम है जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान एक इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के लिए और इसे लॉन्च किया गया था 2018 में। एंड जो पहले से चल के आ रही स्कूल एजुकेशन की स्कीम्स थी उनको इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया। एंड विच वर दो स्कीम्स? 3 स्कीम्स। सर्व शिक्षा अभियान तो 2009 से चल रही है जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स एंड टीचर एजुकेशन या टीचर ट्रेनिंग की जो स्कीम्स थी वो सभी अब इसके अंदर सब्ज्यूम हो गई है समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। सो बिकॉज इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? वो स्कीम्स होती हैं जिसमें सेंटर और स्टेट्स आपस में इसका फाइनेंशियल बर्डन डिवाइड करते हैं। दिस कैन बी इन द रेशियो ऑफ 60:40, मतलब 60 सेंटर देगा 40 स्टेट्स देंगे और नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स के लिए ये 90:10 होता है। तो 90% एक्सपेंडिचर जो है वो सेंटर देगा और 10% स्टेट देगा। सो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम, ये अलग अलग तरीके से डिवाइस होती है। इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बहुत ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं। जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि हर तरह की कास्ट, कलर, ट्राइब, रेस, जेंडर इन सब को इंक्लूड करके एजुकेशन चलेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करना, लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव करना, प्री स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। सो दैट मीन्स होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट, होलिस्टिक पॉलिसी डेवलपमेंट फॉर द कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस सब को ध्यान में रखते हुए ये समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के 3 सब कंपोनेंट हैं। एक है सर्व शिक्षा अभियान, एक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीसरा है टीचर एजुकेशन। तो पहले हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान।
तो सर्व शिक्षा अभियान आपको पता होगा कि बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया और एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, तो 6 से 14 साल के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन कही जाती है वो कंपलसरी हो गई और उसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान नाम की स्कीम लॉन्च की गई और इसके भी 4 सब कंपोनेंट हैं। वो 4 सब कंपोनेंट हम एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ उसका आउटलाइन ले लेते हैं। एक है पढ़े भारत बड़े भारत, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, विद्यांजलि और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, तो ये 4 स्कीम है, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आती है। पढ़े भारत बड़े भारत क्या है, 2014 में आई और बेसिकली ये इंग्लिश, रीडिंग और मैथमेटिक्स के आउटकम्स को इंप्रूव करने के लिए आई है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि लैंग्वेज, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो और मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट हो, क्योंकि हमने कई सर्वेज में देखा है, स्पेशली द एनुअल स्कूल एजुकेशन सर्वे जो प्रथम एनजीओ चलाता है, और उस सर्वे में हमने पाया कि 3rd, 5th, 8th, फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस, सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इसमें प्रॉब्लम आती है। मतलब आपने स्कूल्स तो बना दिए पर उनकी लर्निंग आउटकम कैसी हो रही है उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पढ़े भारत बड़े भारत स्कीम आई। उसने क्या किया, 1st और 2nd क्लास में लर्निंग आउटकम्स को मेजर करने और उसे इंप्रूव करने के टारगेट्स रखे। साथ ही साथ 8th क्लास तक रीडिंग इनिशिएटिव, मतलब लैंग्वेज चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या वर्नैकुलर लैंग्वेजेस हो, उसमें रीडिंग एबिलिटीज इंप्रूव करने की आपने स्कीम रखी, क्योंकि हमने सर्वेज में देखा है कि 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट कभी कभी 3rd स्टैंडर्ड लेवल का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाता है ठीक से। सो दैट इज व्हाट दे आर एमिंग एट। ऑल्सो ये इसमें एनुअल लाइब्रेरी ग्रांट्स भी देते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को। तो लाइब्रेरी मेंटेन करना मतलब बुक्स ज्यादा होंगी तो बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे। तो पढ़े भारत बड़े भारत। विद्यांजलि स्कीम का क्या मोटिव है? विद्यांजलि स्कीम बेसिकली कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहती है स्कूल एजुकेशन में। तो वॉलंटियर्स को बुलाएंगे, एनआरआईज जो होते हैं, रिटायर्ड टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो ये लोग क्या है, ये लोग मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं हमारी आने वाली जनरेशन को, स्कूल जाने वाली जनरेशन को, और इन्हीं का यूज करता है विद्यांजलि योजना। एंड दिस मेक्स इट एन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलपमेंट स्कीम। तो विद्यांजलि ये हो गया। आविष्कार यानी कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्या होता है? आविष्कार मींस इन्वेंशन, और इन्वेंशन का मतलब है इनोवेटिव माइंडसेट को इंप्रूव करना। तो स्कूल्स को अंदर इनोवेशन को डेवलप करने के लिए एमएचआरडी ने ये स्कीम लाई है। आपको ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग हैज आल्सो स्टार्टेड फॉर इनोवेशन एंड दैट इज द अटल इनोवेशन मिशन। तो वो नीति आयोग के अंदर आता है। एमएचआरडी के अंदर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान आता है जो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। सो 1st से लेके 12th all the students who go to school it is applicable। गवर्नमेंट स्कूल्स में, केंद्र विद्यालय के अंदर और स्पेशल स्कूल्स के अंदर। तो मतलब एज ग्रुप हो गया 6 से 18 साल के बच्चों का। तो इसका फीचर क्या है? इनोवेशन आप कैसे इसमें डेवलप करेंगे? आईआईटीज, आईआईएम्स, आईसेस, तो ये सबसे पिनाकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री के जो रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे हैं, और वो यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आएंगी और स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन, डिबेट्स, इनोवेटिव प्रोग्राम्स, लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर्स करेंगे, और स्कूल्स में जब जाएंगे तो इसका मतलब बच्चे मोटिवेट होंगे इनोवेशन करने के लिए। सो दिस इज अ स्टेप टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर। ये है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। और आखिरी सब स्कीम जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आती है वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। सो गर्ल्स एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। तो एक साइड नोट आपको दे देता हूं, एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीजें हमें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो एजुकेशन का एक्सेस होना सबको बहुत जरूरी है। देयर शुड बी एक्सेस टू एजुकेशन, जिसके लिए स्कूल्स, कॉलेज बनाए जाते हैं। देन देयर शुड बी इक्विटी ऑफ एजुकेशन, मतलब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर को बिलोंग करता हो। और आखिरी चीज है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो हम सिर्फ स्कूल बना दें, टीचर एक ही रखें और वही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता रहे विद सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए हम इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस, ये तीनों चीजें देना चाहते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आपको इक्विटी प्रोवाइड करता है। कैसे? द गर्ल्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इन गर्ल्स के लिए सेकेंडरी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस खोलता है जिनको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बोलते हैं। एंड ये रेजिडेंशियल स्कूलिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, मतलब हॉस्टल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। द एज ग्रुप दैट इज रिक्वायर्ड इज 10 to 18 ईयर्स। तो 10 to 18 ईयर्स मतलब आपकी सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है 3rd स्टैंडर्ड के बाद, उसके अंदर इन गर्ल्स के लिए
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर. सो बेसिकली देयर एम इज टू कवर एवरी डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली दोज विच आर बैकवर्ड या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो नीति आयोग ने डिसाइड किए हैं उसके अंदर ये स्कूल्स खोले जाएं. ठीक है, तो हमने प्राइमरी एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन के बारे में कुछ स्कीम्स देखी. वील नाउ मूव ऑन टू द सेकेंडरी एजुकेशन. तो सेकेंडरी एजुकेशन की जो आपकी स्कीम है जिसके अंदर कई ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. तो RMSA आपकी स्कीम है विच इंश्योर्स द एक्सेस टू स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज इट्स एम. तो इसके एम्स क्या है जो मैंने बताया, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी. तो एक्सेस कैसे प्रोवाइड करेगा? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, स्कूल क्लासरूम्स, लैब्स, टॉयलेट्स, रेजिडेंशियल हॉस्टल्स, इन सब के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. Their aim is to ensure 100% enrollment in the सेकेंडरी एजुकेशन. तो थर्ड स्टैंडर्ड के बाद जो हम सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोलमेंट देखते हैं जनरली उसमें ड्रॉप हो जाता है. प्राइमरी एजुकेशन तो प्रोवाइड कर जाते हैं लेकिन उसके बाद ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाता है. बट हमारा मकसद ये है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाए 100%. तो वो कैसे करेंगे? हर 5 से 7 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल प्रोवाइड कर दिया. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कैसे करेंगे? वी विल मेंटेन अ प्यूपिल टू टीचर रेशियो ऑफ 30:1. तो हर 30 बच्चों के लिए एक टीचर होगा, उससे ज्यादा स्टूडेंट्स को टीचर नहीं पढ़ाएगा. साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, इसकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा बिकॉज यही तो आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं आपकी लर्निंग आउटकम्स की. इक्विटी का मतलब ये कि हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. सो SC ST माइनॉरिटी स्कूल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी. जो पहले से आश्रम चल रहे हैं, आश्रम स्कूल्स चल रहे हैं, उनको अपग्रेड करके सेकेंडरी स्कूल बनाया जाएगा. सो दैट इज द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. नाउ मूविंग टू द टीचर एजुकेशन. ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन देख लिया, प्राइमरी देख लिया. अब टीचर एजुकेशन के लिए क्या स्कीम है? ये स्कीम लॉन्च हुई है 2019 में और इसका नाम है निष्ठा. Nishta's full form is National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement. तो बेसिकली आपको निष्ठा भी याद रहे तो बहुत ज्यादा इट इज मोर देन एनफ. आपको सारी फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्कीम्स के ये जो नाम है, यूनिक नेम्स, ये काफी अच्छे से बनाए जाते हैं आजकल. तो आपको फोकस होना चाहिए कि स्कीम का नाम और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बस उतने पे ध्यान रखें. तो अगस्त 2019 में लॉन्च हुई एंड इसका मोटिव क्या है कि इट विल ट्रेन द टीचर्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक्विंटेंस. तो अब आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है टीचर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना, चाहे वो रिजल्ट्स के लिए हो, टीचिंग के लिए हो या असेसमेंट के लिए हो, इट कैन बी फॉर एनीथिंग. तो उनके लिए आपको टीचर्स की अपस्किलिंग करनी पड़ेगी और वही अपस्किलिंग करने का एम रखता है निष्ठा. एंड इसका टारगेट है कि 42 लाख टीचर्स को यहाँ पे आप ट्रेन करेंगे. और टारगेट ग्रुप कौन है? एलिमेंट्री लेवल टीचर्स और उनके हेड्स, मतलब प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं उन सब की ट्रेनिंग होगी. एंड अलॉन्ग विद दैट द स्टेट लेवल्स एजुकेशन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग SCRTs जो होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कुछ एजुकेशन कॉलेजेस भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो उनकी फैकल्टी को भी आप ट्रेन करेंगे ताकि आप इनको क्या बता सके, कुछ बता सके टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशन, न्यू टीचिंग टेक्निक्स, इन सब के बारे में आप इनको अवगत करा सकें. तो इसके अंदर मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, मतलब ऑनलाइन लर्निंग के लिए मॉड्यूल्स बना दिए. तो कौन से मॉड्यूल्स होते हैं? स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल जो हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा. फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाते हैं कि क्विजिंग के द्वारा, स्पोर्ट्स के द्वारा, गेम्स के द्वारा आप एजुकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. एंड आफ्टर द ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड आपके पोस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी होते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए भी. तो ये क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देगा जहां पे टीचर्स की ट्रेनिंग को कंडक्ट किया जाएगा. एंड इट विल यूज द एप्लीकेशन दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय NCERT. तो NCERT ने एप्लीकेशन भी डेवलप की है इसकी इस्तेमाल के लिए. तो ये हो गया निष्ठा, मतलब टीचर ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन के लिए जो स्कीम आई है. तो हमारा सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन एंड RMSA ये कवर हो गया समग्र शिक्षा के अंदर. अब आते हैं हम नेक्स्ट स्कीम पे जो है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड बट समग्र शिक्षा से बाहर है, और वो है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव. ठीक है, तो PM ध्रुव इतना नाम याद रख लें. सो दिस इज नेम्ड आफ्टर द पोल स्टार. सो पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं, उसके पास हमने नाम रख दिया. तो नाम तो बहुत अच्छे अच्छे रखे जाते हैं स्कीम के, ये तो आपको पता ही होगा. कवर्स 2 एरियाज. तो साइंस एंड आर्ट्स कवर करता है
एंड इसरो से इसे लॉन्च किया गया था, तो मतलब इसरो की थोड़ी बहुत असिस्टेंस भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिंग के अंदर। सो बेसिकली इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि 9th से 12th मतलब ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन वाले बच्चे हैं, इनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। कितने दिनों की? 14 दिनों की, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप 60 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू इसरो। दे विल सेलेक्ट द 60 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और उनको फिर साइंस और आर्ट्स इनमें ट्रेनिंग दी जाएगी, इनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट रखा होगा, कॉम्पिटिशन रखा होगा, जिसमें वो विनर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो ये पीएम ध्रुव इज अबाउट 9th to 12th, ये याद रख लो, और 14 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट मैंने इक्विटी की बात की थी, तो इक्विटी के लिए एक और स्कीम है जो है उड़ान, एंड दैट इज आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब +1 और +2, एंड वो भी गर्ल स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज उड़ान? उड़ान नाम की बड़ी स्कीम्स है, तो हम त्यो और मिनिस्ट्री के अंदर उड़ान देखेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। एक उड़ान तो ये है जो एमएचआरडी के अंदर आती है। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लॉन्च की, जो एमएचआरडी के अंदर ही आता है, एंड इट ट्रेन्स द गर्ल स्टूडेंट्स इन एंट्रेंस एग्जाम्स टू टॉप इंस्टीट्यूशंस। तो आईआईटी के लिए आईआईटी जेईई होता है, वैसे ही मेडिकल के लिए नीट एग्जाम होता है। तो इन मेजर टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन फील्ड के इंस्टीट्यूशंस के एंट्रेंस एग्जाम, ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किनको? गर्ल्स को, एंड दे कैन बी फ्रॉम एनी कैटेगरी ऑफ गर्ल्स। तो ऐसा कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं है, बट गर्ल स्टूडेंट्स को प्रमोट करना इन एजुकेशन एंड मेडिकल फील्ड। तो क्योंकि हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग में कम लड़कियों की इनरोलमेंट होती है, ऐसा ट्रेडिशनली देखा गया है, ऑल्दो अब ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। तो ये ट्रेनिंग के लिए क्या करते हैं? ये ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए फ्री रिसोर्सेज देते हैं। तो आपको बुक्स, स्टडी मटेरियल, ये सब प्रोवाइड कर दिया फ्री, और मेंटोरिंग भी करते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शंस भी होती हैं। सो दैट मीन्स गर्ल्स को एनकरेज करना कि वो टेक्निकल, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, स्टेम कोर्सेज को अपटेक करें, इसीलिए ये स्कीम लाई गई थी। तो हमने स्कूल के रिलेटेड स्कीम्स का कुछ जायजा लिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन हमारी दूसरी सब कैटेगरी है, और इस सब कैटेगरी के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती हैं। सो फॉर हायर एजुकेशन वी हैव एन अम्ब्रेला स्कीम जिसका नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा। ठीक है, रूसा याद रख लो। इसे 2013 के अंदर एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मैंने मतलब आपको समझा दिया है। सेंटर और स्टेट्स में फाइनेंसेस की डिवीजन होगी आपस में। इसका टारगेट क्या है? ब्रॉड टारगेट है, क्योंकि ये क्या है? अम्ब्रेला स्कीम है। सो इसका ब्रॉड टारगेट है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 30% कर दिया जाए बाय द ईयर 2020। So gross enrollment ratio means the number of eligible students जो कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं, एनरोल हो जाते हैं, दैट इज 30% इनको करना है। एंड द प्रायोरिटी इसमें किसको दी जाएगी? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग ने कुछ 5 क्राइटेरिया के ऊपर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डिफाइन किए थे। तो पहले इनको बैकवर्ड रीजन्स कहा जाता था, पर इन्होंने कहा कि नहीं, बैकवर्ड रीजन्स नहीं बोलना है, इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलना है, जिसमें सोशो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ये थोड़े कम हैं और इनको हमने इंप्रूव करना है। तो पहली प्रेफरेंस इन्हीं को मिलेगी अंडर उच्चतर शिक्षा ऑल्सो। दे विल बी प्रमोटिंग ऑटोनॉमी इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो ये इसका ये भी फीचर है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज को ज़्यादा फ्रीडम देंगे सिलेबस को मॉडिफाई करने के लिए, अपने हिसाब से असेसमेंट करने के लिए। सो देयर विल बी मोर फ्रीडम। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बाद कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं जो हायर एजुकेशन से डील करती हैं। मेनी ऑफ देम विल बी फंडेड बाय द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान फंडिंग ओनली। तो इक्विप रिसेंटली लॉन्च स्कीम है 2019 में, और ये क्या करती है? ये आपको 5 साल के अंदर फिक्स्ड टारगेट्स चेज करने के लिए बोलती है। सो अभी तक तो हमने हवा में बहुत बात कर ली कि लर्निंग आउटकम्स बढ़ाने हैं, ये करना है, बट नाउ दे आर गोइंग टू गिव यू फिक्स्ड आउटकम, एंड वो 2019 से 24 तक ये स्कीम लागू होगी। इट विल बी एप्लीकेबल, एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है। पहला कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2024 तक आपने डबल कर देना है। सो अभी अराउंड 26% है
एट प्रेजेंट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, उसको आपने अराउंड 50% करना है एंड दिस डेडलाइन इज 2024, क्योंकि स्कीम तो 5 साल तक चलेगी। अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, और इसके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में लाने के लिए क्या मापदंड है, क्या क्राइटेरिया है कि 50 इंस्टीट्यूशंस, हमारे कम से कम 50 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के अंदर आने चाहिए। तो मैं आपको रैंकिंग के बारे में भी बताऊंगा कि क्यूएस वर्ल्ड सर्वे रैंकिंग्स होती हैं जिसमें वर्ल्ड की मेजर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली जाती है। जनरली हम ये देखते हैं कि हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज में से कोई भी टॉप 100 में भी नहीं आ पाता। After top 100 we start seeing some universities, although sometimes IITs में से एक या दो IIT आ जाते हैं, बट हम चाहते हैं कि कंसिस्टेंटली हमारे टॉप 1000 में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आए, और वो हमने टारगेट रख लिया। तो इसके 10 फोकस एरियाज डिफाइंड है कि यहाँ पे आपने काम करना है। एक्सपेंडिंग ऑफ एक्सेस, ग्लोबल बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस, एक्सीलेंस, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। तो ये सब तो वही टारगेट्स हो गए जो हम एजुकेशन में प्रोवाइड करना चाहते हैं। मेन आपको याद रखने हैं ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और टॉप 50 इन टॉप 1000 ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब आते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस की। तो जियो यूनिवर्सिटी के बारे में तो सुना ही होगा कि बनी तो थी नहीं, लेकिन आपने उसको क्या बोल दिया, ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। तो ये न्यूज में भी रहा था 2018 में। तो बेसिकली दिस इज अनदर वे ऑफ मेकिंग यूनिवर्सिटीज रीच द लेवल ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक आप यूनिवर्सिटीज को बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस स्कीम लेके आते हैं जो 2018 में लॉन्च हुई। और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो यूजीसी एक्ट द्वारा बनाई गई थी एक बॉडी। और बेसिकली ये हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया के अंदर। सो यूजीसी नॉमिनेट करता है कि कौन से इंस्टीट्यूट्स को आपने ये टैग देना है। तो 2 राउंड इसके अभी तक हो चुके हैं। पहले राउंड में 3 यूनिवर्सिटीज डिफाइन की गई थी, और दूसरे राउंड में आपने 20 यूनिवर्सिटीज और डिफाइन की है जिनको आपने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, बेसिकली देयर वाज अ कमिटी बनाई गई थी, एन गोपालस्वामी कमेटी, ये आप याद रख ले। और इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए थे, सजेशंस दिए थे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज एलिजिबल हो सकती हैं आपके इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग के लिए। और इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट दोनों आ सकती हैं। तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही मिला, प्राइवेट कॉलेजेस को भी आप इसमें दे सकते हैं। तो बिट्स पिलानी जैसे था, उसको भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग दिया गया था। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट को तो आप नहीं बना सकते इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। सो देयर इज अ क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया। सबसे पहला तो नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क या ग्लोबल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इन दोनों में से किसी में भी आपकी आनी चाहिए रैंक। तो अभी इसके बाद मैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बताऊंगा। तो उसके हिसाब से हम अपनी कंट्री की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को रैंक करते हैं। तो कुछ ना कुछ रैंक आपका नाम आना चाहिए, या तो ग्लोबल रैंकिंग के अंदर या नेशनल रैंकिंग के अंदर। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया। तो 2020 में जो बनाई थी उसमें रखा था कि 2019 और 2020 में जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें आपका नाम होना चाहिए। अगर नहीं है, मतलब अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है इनमें से, बिकॉज देयर इज अ चांस कि कोई भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं आई है, देन यू कैन गिव दिस टू अ ग्रीनफील्ड इंस्टीट्यूशन आल्सो। और ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है कि नया इंस्टीट्यूशन है, अभी प्रपोजल ही रखा गया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है, लेकिन आप इसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग दे सकते हो। ऐसा ही हुआ था जियो यूनिवर्सिटी के साथ, और एयरटेल की सत्य भारती यूनिवर्सिटी को भी ये टैग दिया गया था, ऑल्दो इट हैज अ ग्रीनफील्ड स्टेटस, मतलब अभी तक ये बनाई नहीं है, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। तो ग्रीनफील्ड को भी दे सकते हो, और इनको आप 3 साल का टाइम देते हो कि सर आप एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी बना के रख दो 3 साल के अंदर, तभी आप ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग रख सकते हो। तो अब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग लगाने का कोई ना कोई फायदा तो होगा, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को, जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस मिलता है, तो जैसे IITs IIMs हैं, उनको जब ये टैग मिलेगा तो उनको 1000 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी 4 साल के अंदर। सो दे विल बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस, और वो फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ लगाएंगे, अपनी एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने में। तो IITs जो होंगे वो बड़ी बड़ी लैब्स बनाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल कंडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ठीक है, इक्विपमेंट लाएंगे बहुत सारा। सो इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग जरूरी है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए क्यों जरूरी है, बिकॉज इट विल गिव द ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम
फॉर सिलेबस, कोर्स स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड फीस। तो फीस के लिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी ज्यादा यूजीसी, आपको रिलैक्सेशन दे देगी आप कितनी फीस रखना चाहते हैं, और उसी हिसाब से क्या करेंगे आप ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स को एनरोल करेंगे। फॉरेन स्टूडेंट्स को एनरोल करेंगे तो ग्लोबल रैंकिंग में आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। तो यही आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम का बेसिक आइडिया है, फंडा है कि आप ये करना चाहते हैं ताकि रैंकिंग बढ़े। और रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाया गया 2015 के अंदर। तो जब हमने नोटिस किया कि वर्ल्ड में हमारी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग नहीं बढ़ रही है, तो उसके लिए हमने क्या किया, वी ब्रॉट आवर ओन रैंकिंग। तो पहले तो हम एक बिल्कुल न्यूट्रल, फ्री और फेयर अनबायस्ड रैंकिंग लेके आ जाएं जिसके सेट क्राइटेरिया हो, और वैसा ही हमने किया इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क दैट वाज लॉन्च्ड इन 2015। तो इसमें जो मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने इंस्टीट्यूशंस को रैंक करना है। तो रैंकिंग के क्या पैरामीटर्स देता है, टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज एक क्राइटेरिया हो गया, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, क्योंकि यही इंडिया की प्रॉब्लम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो पा रहा है हायर यूनिवर्सिटीज में, और इसीलिए इसका भी क्राइटेरिया आपने रखा है कि इसके हिसाब से भी रैंकिंग होगी। ग्रेजुएशन आउटकम्स, मतलब कितने परसेंटेज पास होते हैं, कितनी परसेंटेज आपकी आती है ग्रेजुएट्स की। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसको भी वेटेज दी गई है, दैट मींस आप अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एनरोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड लास्ट पीयर परसेप्शन, इसको बस 10% वेटेज मिलती है। पीयर परसेप्शन यानी कि आपके आसपास के कॉलेजेस और एजुकेशनल फील्ड में आपकी किस तरह की परसेप्शन है। सो ये जो NIRF इंडिया रैंकिंग आई है 2020 के अंदर, उसमें भी सब कैटेगराइजेशन है। तो ओवरऑल IIT मद्रास ने टॉप किया है, IIC बेंगलुरु एंड IIT दिल्ली, दैट इज द टॉप 3 इंस्टीट्यूशन। और आपने कैटेगराइज भी किया है कि यूनिवर्सिटी में कौन टॉप पे है, इंजीनियरिंग में कौन टॉप पे है, और मैनेजमेंट में कौन टॉप पे है। तो ये सारे जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको क्राइटेरिया बनाए उसके हिसाब से इनकी रैंकिंग की जाती है। हायर एजुकेशन के अंदर एक और स्कीम है, स्टडी इन इंडिया। तो ये सारा खेल क्या चल रहा है, दो मेजर चीजों के लिए चल रहा है। एक, हमारी रैंकिंग्स इंप्रूव करना इन द वर्ल्ड रैंकिंग्स, और दूसरा हायर एजुकेशन के लिए आउटकम्स इंप्रूव करना, कि जैसे हम ग्रेजुएट्स बना रहे हैं उन ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी, उन ग्रेजुएट्स का स्किल लेवल, और उन ग्रेजुएट्स का आगे हायर फर्दर स्टडीज के लिए रेडी होना बहुत जरूरी है। और स्टडी इन इंडिया बेसिकली क्या है, अट्रैक्ट करता है बाहर के स्टूडेंट्स को इंडिया में पढ़ने के लिए। तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, सिर्फ MHRD अकेले से नहीं चलाता, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी है, क्योंकि बाहर से स्टूडेंट्स को आपने एनरोल करना है, उनका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा अपने इंडियन कॉलेजेस का वहां पे, एंड साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी इसमें रोल आता है। सो दीज 3 मिनिस्ट्रीज, याद रखना, these 4 ministries, beg your pardon, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन चारों का इसमें रोल है और ये जॉइंटली इसे इंप्लीमेंट करती हैं। इसके लिए मतलब जब आप स्कीम इंप्लीमेंट करते हो और आपके पास 4 मिनिस्ट्री है, तो आपको एक सिंगल तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनानी पड़ेगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है एडसिल इंडिया लिमिटेड, विच इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये इसी पर्पस के लिए आपने इसको इम्प्लीमेंटेशन पावर्स दे दी हैं। मेन इसका फोकस क्या है कि 30+ कंट्रीज से आपने स्टूडेंट्स बुलवाने हैं, और टारगेट ग्रुप आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, साउथ ईस्ट एशिया में से, मिडिल ईस्ट में से और अफ्रीका में से। क्योंकि अब आप अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया यहां से तो नहीं बोलोगे ना स्टूडेंट्स को आने के लिए, क्योंकि वहां तो हमारे स्टूडेंट्स ही जा रहे हैं पढ़ने के लिए। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। उसको तो हम नेक्स्ट स्टेज में करेंगे। पहले जो हमारे टारगेट ग्रुप हैं वो है साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट। तो यहां से हम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कैसे अट्रैक्ट करेंगे? सीट्स एट अफोर्डेबल रेट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि अफ्रीका और एशिया में भी काफी ऐसी कंट्रीज है जहां पे अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती, तो वहां के लिए हम ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज को। फी वेवर्स टू मेरिटोरियस स्टूडेंट, तो ये तो कर ही सकते हैं, 100% से 25% फी वेवर प्रोवाइड कर देंगे जो मेरिट होल्डिंग स्टूडेंट्स है वहां के। एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल बना देंगे जहां पे स्टडी इन इंडिया पोर्टल होगा, और उस पोर्टल पे कोई भी, चाहे वो एशिया से आया हो, अफ्रीका से आया हो, वो एनरोल करेगा। तो हम देखते हैं ना कि बाहर की यूनिवर्सिटीज में कितना अच्छा एक पोर्टल बनाया होता है, चाहे वो यूएस की यूनिवर्सिटीज हो, यूके की हो, यूरोप की हो, और वैसा ही हम एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाना चाहते हैं जहां पे इनकी काउंसलिंग हो और इनको एडमिशन लेने में बहुत ज्यादा आसानी हो। कॉल सेंटर्स रखे जाएंगे सपोर्ट के लिए, सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सिलेक्शन ऑफ टॉप 100 पार्टनर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, तो आप NIRF रैंकिंग से देखेंगे कि कौन से हमारे टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स हैं, और उनको आप सेलेक्ट करेंगे कि
इन कॉलेजेस में ये सीट्स प्रोवाइड हों ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। तो ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे ना कि बाहर से कोई स्टूडेंट आए और किसी मिड लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के छोटे से कॉलेज से इंजीनियरिंग करके जाए, मेडिसिन करके जाए। वी वांट टू गिव देम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो इसलिए हम NIRF में जो रैंकिंग आई है उनसे हम पार्टनरशिप साइन करेंगे एंड द ब्रांडिंग एक्टिविटीज विल बी डन इन द टारगेट कंट्रीज। और वो ब्रांडिंग एक्टिविटीज कौन करेगा? वो ब्रांडिंग एक्टिविटीज करेगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये सबकी कोलैबोरेशन से बनाई गई स्कीम है। MHRD मेजर इसका रेलेवेंट सोर्स है, इसलिए मैंने इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही कवर किया है। नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। सो व्हाट इज दिस स्कीम? दिस स्कीम बेसिकली एम्स एट अट्रैक्टिंग ग्लोबल टैलेंट, ग्लोबल टीचर्स, ग्लोबल एजुकेशनल प्रोफेशनल्स टू टीच और गिव सम काइंड ऑफ रेलेवेंस टू इंडियन स्टूडेंट्स। तो क्या करता है ये? हायर एजुकेशन विद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रोवाइड करने का एम रखता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर का फीचर क्या है कि 500 इंटरनेशनल फैकल्टीज होंगी। ठीक है, बड़े बड़े कॉलेजेस से हम फैकल्टीज को कांटेक्ट करेंगे यहाँ से, और वो यहाँ ज्ञान पोर्टल पे जाके एक पोर्टल बनाएंगे और ज्ञान पोर्टल पे वो एक कोर्स, कोई एक पर्टिकुलर कोर्स डिलीवर करेंगे इंडिया के अंदर आके। दे वोंट मे बी हैव टू कम फिजिकली, ये फिजिकली भी नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट व्हाट वी वांट टू से इज कि ये कोर्सेज जो है वो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ से कोई कॉलेज है, IIT खड़गपुर है, उसने ज्ञान के अंडर 2-3 बड़े बड़े प्रोफेसर से अग्रीमेंट साइन कर लिया है कि सर आप यहाँ के पढ़ाएंगे, यू विल गेट सम मनी एंड यू विल गिव दिस नॉलेज ऑफ योर्स। एक कोर्स पढ़ा लेंगे पर्टिकुलर, और वो कोर्स जो पढ़ाया जाएगा वो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए फ्री होगा। याद रखिए, जो कोर्स ज्ञान के अंदर पढ़ाया जाएगा वो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए फ्री होगा एंड अदरवाइज भी उसकी फीस नॉमिनल रखी जाएगी, कम रखी जाएगी ताकि एक्सेसिबिलिटी सबको मिले। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द कोर्सेज एंड एम्ड अंडर ज्ञान इज बाय 500 इंटरनेशनल टीचर्स, और इसको हम बाद में 1000 इंटरनेशनल टीचर्स बनाएंगे एंड सारे स्टूडेंट्स के लिए ये ऑनलाइन वेबकास्ट भी होंगे। तो कुछ फीस आपने प्रोवाइड कर दी तो वेबकास्ट हो जाएंगे। ज्ञान पोर्टल पे आप जाएं, लॉग इन करें, वहां पे आप किसी भी इंटरनेशनल फैकल्टी का लेक्चर देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपको इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश है इंडिया के अंदर ही। इससे क्या होगा? हमारी दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ भी लिंक बढ़ेंगे और साथ ही साथ बाहर के लोगों को भी यहाँ पैसे कमाने का और सिखाने का मौका मिलेगा। सो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट स्कीम जो हायर एजुकेशन में है वो है श्रेयस, और श्रेयस हमारी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने हायर एजुकेशन में देखनी थी। ठीक है, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हायर एजुकेशन में हम एम कर रहे हैं अपनी रैंकिंग्स इंप्रूव करने का, अपने लर्निंग आउटकम्स और रिसर्च डेवलपमेंट इंप्रूव करने का, और तीसरा है एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव करने का। जो ग्रेजुएट्स ग्रेजुएशन करने के बाद मार्केट में जा रहे हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमने कई सर्वेज में ऐसा देखा है कि 40 से 50% से ऊपर ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, दे डू नॉट हैव द रिक्विजिट स्किल्स नीडेड टू बी एम्प्लॉयड इन द टेक्निकल फील्ड्स। तो ये हम इंप्रूव करना चाहते हैं श्रेयस स्कीम के अंदर। सो दिस इज अ स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। It was launched in February 2019 और इसमें भी कंबाइंड एफर्ट है 3 मिनिस्ट्रीज का। याद रखिएगा, MHRD स्किल डेवलपमेंट क्योंकि स्किल्स प्रोवाइड करने हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्योंकि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इंप्रूव किया जाए, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के बीच में जो गैप है, तो इंडस्ट्री कुछ स्किल्स मांगते हैं आपसे, कंपनीज कुछ स्किल मांगते हैं, और इंस्टीट्यूट्स कुछ और ही स्किल दे रहे हैं। ये हमने नोटिस किया है इन द लास्ट 10-15 ईयर्स। तो उसकी गैप को क्लोज करना कि हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे जो इंडस्ट्री है वो बता सके कि सर हमें ये स्किल वाले बंदे चाहिए, और जो यूनिवर्सिटी है वो बता सके कि सर हमारे पास ये स्किल वाले बंदे हैं। सो दिस क्रिएट्स लाइक अ मार्केट प्लेस फॉर दीज टू डिमांड्स एंड सप्लाईज। एस्टैब्लिश अर्न वैल्यू लर्न, तो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रोवाइड करती है इसके अंदर। तो जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हैं साथ साथ इंटर्नशिप तो आपको पता ही होता है जनरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टेक्निकल फील्ड में होती ही है, पर अब आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड नॉन इंजीनियरिंग कॉलेजेस वालों को भी अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट का एक ऑप्शन रहे। सो दिस स्कीम का सबसे बड़ा एम है कि 2022 तक इसने 50 लाख स्टूडेंट्स को कवर करना है एंड इट इज कंसीव्ड फॉर स्टूडेंट्स मोस्टली इन नॉन टेक्निकल डिग्री कोर्सेज। तो BA, BCom, LLB ये कोर्सेज जो है जनरली क्या देखते हैं हम, BA, BCom, BSc के बाद
एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती इतनी, आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। पर अगर आप इस स्कीम से एनरोल करते हैं तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव रखा गया है बिहाइंड श्रेयस स्कीम। तो इसमें तीनों मिनिस्ट्री है और तीनों मिनिस्ट्री कुछ रोल प्ले करती है। एमएचआरडी जो है वो बीए, बीएससी, बीकॉम इन कोर्सेज के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करेगी। प्रोफेशनल मतलब इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे जिसमें आपको कुछ ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड किए जाए, साथ साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये लोग कांस्टेंट कांटेक्ट में रहेंगे इंडस्ट्री के साथ। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वो ऑलरेडी चला रही है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, एंड दैट विल बी मैंडेटरी फॉर दीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। We'll study about this in Ministry of Skill Development further कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये आपका नेशनल करियर सर्विस पोर्टल चलाती है, जहाँ पे आप अपना बायोडेटा वगैरह सब डाल के चेक कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसको आप कॉलेज के पोर्टल से डायरेक्ट कर दोगे अटैच, तो कॉलेज के पोर्टल पे आपकी इंफॉर्मेशन होगी कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने हैं। और नेशनल करियर सर्विस पे इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री के अकाउंट होंगे, वो वहां से चेक करते जाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट हमारे लिए एप्लीकेबल है इस स्किल के लिए, इस ओपनिंग के लिए, वहां से वो आपको कॉल करते रहेंगे। सो ये जो है इंटरफेस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। साथ ही साथ सेक्टर स्किल काउंसिल्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो सेक्टर स्किल काउंसिल्स बेसिकली नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर अलग अलग फील्ड के अंदर जो स्किल्स होते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल स्किल्स, कंस्ट्रक्शन स्किल्स, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या आईटी टेक्नोलॉजी के स्किल्स, ये अलग अलग फील्ड के लिए 40 से ज्यादा सेक्टर स्किल काउंसिल बनाए गए हैं। और इनका ये रोल रहेगा कि इनको सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा अपनी स्टूडेंट्स जब अपने कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उस कोर्स के दौरान ही अप्रेंटिसशिप के ऑफर आ जाएंगे, इंटर्नशिप्स के ऑफर आ जाएंगे। सो दैट इज व्हाट श्रेयस वांट्स टू डू। सो इट विल प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप, एम्बेडेड अप्रेंटिसशिप एंड लिंक नेशनल करियर सर्विस विद कॉलेजेस। तो एम्बेडेड अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या है? एम्बेडेड का मतलब है कि आपके कोर्स के अंदर ही एक पार्ट हो जाएगा कि 3 महीने 4 महीने की आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग होगी। तो नॉन टेक्निकल में ऐसा नहीं होता था पहले, 3 साल के 4 साल के बीए बीएससी कोर्स में, बट अब आप नॉन टेक्निकल में भी अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग इसको ऐड कर रहे हैं ताकि इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके। तो फाइनल स्कीम विच वी विल स्टडी टुडे इन हायर एजुकेशन विल बी उन्नत भारत अभियान। तो उन्नत भारत अभियान क्या कहता है? उन्नत भारत अभियान 2014 में लॉन्च हुआ और ये बेसिकली एक एम से बना था कि हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इनकी जो नॉलेज है वो हमारे रूरल एरियाज और गांव में डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो सके, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड में हो, एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में हो, स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में हो। तो किसी भी फील्ड के अंदर आप टेक्नोलॉजी वाले इंस्टीट्यूशंस या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं। सो इट एम्स टू एनेबल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू वर्क विद पीपल ऑफ रूरल इंडिया। बेसिकली रूरल इंडिया ये आपने याद रखना है। तो उनके जो चैलेंजेस होते हैं, जैसे फ्यूल वुड जलाना पड़ता है उनको, उनके पास फ्यूल की कमी होती है, तो आप उनके लिए सोलर इक्विपमेंट बनवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। तो एक एग्जांपल है। एग्रीकल्चर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, राइट फ्रॉम सोइंग ऑफ द क्रॉप टिल द हार्वेस्टिंग। तो उसमें आप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो कोई ऐसा कॉलेज हो सकता है आईआईटी जो एक वेदर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट बना के दे, ठीक है, जिससे किसान को ये पता लग जाए कि कैसे हम प्लानिंग करें अपनी खेती की, कि बारिश कब होगी, धूप कब आएगी, हेल स्टॉर्म कब आएगा। तो ये सब क्या करना चाहते हो आप? टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन जिसके लिए बनाए थे ना जवाहरलाल नेहरू ने, कि वो एक गांव की डेवलपमेंट कर सके, वो आप दोबारा बनवाना चाहते हो, ठीक है। तो इस वजह से उन्नत भारत अभियान जो है वो आया और उसने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो इन दिस द कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन इज आईआईटी दिल्ली, जो उन्नत भारत अभियान को अप्लाई करेगा और रूरल एरियाज में प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। रिसोर्सेज मतलब कि टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेगा। एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन की बहुत जरूरत होती है। एक्सटेंशन मतलब कि साइंटिफिक उनको नॉलेज पता होनी चाहिए कि कब क्रॉप फसल सो करनी है, कब आपको इसको हार्वेस्टिंग करना होता है। ये तो किसान को ट्रेडिशनली पता होता है, बट जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से आपने कैसे चेंज करना है अपना पैटर्न,
क्रॉपिंग पैटर्न, कौन से क्रॉप्स उगाने चाहिए किस सॉइल पे, सो इसमें आप हेल्प कर सकते हैं। एंड साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, तो इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप हेल्प कर सकते हैं। कोई आईआईएम जाके किसी तरह के लोगों को कलेक्ट करके रूरल एरिया के वहां एक स्टार्टअप बना सकता है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में फार्मर्स की मदद करे। सो ऐसे ही टारगेट्स आपने रखे उन्नत भारत अभियान में। 2018 में आपने 2.0 लॉन्च किया, उन्नत भारत अभियान 2.0, जिसमें आपने सीधा सीधा क्लियर कट टारगेट्स दे दिए टू 750 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो 750 आपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई कर दिया। वो कैसे भी किया होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क से या अदरवाइज भी हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी ने कुछ आइडेंटिफाई कर दिए होंगे। एंड इसमें क्या होगा, इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे ना, जो इन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होंगे, वो विलेजेस को जाएंगे। तो कौन से विलेजेस होंगे, आपने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लो XYZ कॉलेज को बोल दिया आप ये 5 विलेज अडॉप्ट करोगे, सो यू विल अडॉप्ट दीज विलेजेस, ठीक है। और इन विलेजेस में आप स्टूडेंट्स को भेजोगे अपने, और वो स्टूडेंट्स वहां की प्रॉब्लम्स देखेंगे कि क्या इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, बिजली कनेक्शन नहीं है, या क्या इनको खेती बाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, या इनको किसी ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही है, वेरेवर द प्रॉब्लम लाइज, वाटर रिसोर्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। दे विल प्रोवाइड द सॉल्यूशंस इन उन्नत भारत अभियान टू द रूरल इंडिया। सो दिस इज व्हाट वी हैड इन द हायर एजुकेशन। आपको स्कीम्स मैंने ऑलमोस्ट सारी कवर कर दी हैं इसके अंदर। इन पार्ट 2 हम 2 और कैटेगरीज देखेंगे, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कुछ स्कीम्स हैं और आईसीटी एंड डिजिटल एजुकेशन, इसके ऊपर कुछ स्कीम्स हैं। तो इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई रियली होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड यू वांट दैट वी शुड कंटिन्यू विद दिस वेंचर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन द email ID given on your screen. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.